गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो क्लास होगा ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में होगा और निश्चित रूप से आज हम लोग कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे और देखिएगा यहाँ से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ ये जो टॉपिक्स होगा यहाँ से आपको बहुत ही एकाग्रता से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से जो एक प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य आगाज जो कह सकते हैं ना, जो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो टॉपिक्स है आज का वो बहुत ही महत्वपूर्ण सब टॉपिक्स है। अभी एक बार आपको हम दिखाएंगे और एक एक करके उन सभी टॉपिक्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से चर्चा करने के बाद आप लोग इसको गहनता से अध्ययन करेंगे और रियली में ये टॉपिक्स आपको अभी आने वाले एग्जाम में श्योर शॉर्ट आज के टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, श्योर शॉर्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। देखिए आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, पहले आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे मुस्लिम लीग। क्या समझेंगे? मुस्लिम लीग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इन सभी टॉपिक्स पर बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वस्तुतः आगाज 1857 की क्रांति से होता है। वहीं से राष्ट्रीय टर्म और राष्ट्रवाद जैसे टर्म का आगाज होता है। और हम कह दें कि जिस समय 1857 ईस्वी की क्रांति हुई और यह क्रांति 1857 की जो क्रांति थी आप लोग देखे और उस समय समझे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था, विभिन्न जाति वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। सिर्फ ये सैनिकों का विद्रोह नहीं था, वस्तुतः यह विद्रोह एक राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण कर लिया था, इसलिए इसको राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा गया। इसे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा गया। 1857 के बाद आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी अधिकारी ए.ओ. के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रथम अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। और उसके साथ हमारा अब जो है भारत के मुद्दों को अंग्रेज़ों के सामने प्रखरता से उठाने का काम अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने लगा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब हम पढ़ रहे थे तब हम वहाँ समझे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर हम 1885 से लेकर के 1947 ईस्वी तक बात करें तो उसको 3 भागों में बांट कर हम पढ़ सकते हैं। पहला काल जो था उदारवादी काल था, दूसरा काल उग्रवादी काल था और तीसरा जो काल था ये था क्रांतिकारी काल। तीसरा जो काल है क्रांतिकारी काल, उसी समय में आप देखेंगे कि गांधी जी का आगमन होता है। वस्तुतः गांधी जी 1893 से लेकर के 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका की धरती में अपनी सेवा देता है और 1915 ईस्वी में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन होता है। और अब गांधी जी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन जाता है। चंपारण आंदोलन, बिहार की धरती उसको एक प्लेटफॉर्म देता है और इसी आंदोलन के साथ गांधी जी दिनों दिन कह सकते हैं ये क्या हो गए, एक जनमान्य नेता हो गए। तो हम वस्तुतः ये कह सकते हैं कि बिहार की धरती ने गांधी जी को भारत का नेता बना दिया था। और अब 1919 ईस्वी से लेकर के गांधी जी का युग चला, तो वहीं से एक क्रांतिकारी युग भी है और गांधी युग भी है। तो वहाँ पे थोड़ा आपको समझने की बात है कि उस समय जो युग हम देखते हैं वो पैरेलल युग है, एक तरफ क्रांतिकारी और एक तरफ से गांधी युग, दोनों का जो है वहाँ पे सामंजस्य है। और हम सामंजस्य को अगर छोड़ के भी बात करें तो हम इस बात को समझेंगे कि गांधी जी की अपनी विचारधारा थी और क्रांतिकारियों की अपनी विचारधारा थी। लेकिन हाँ, क्रांतिकारी गतिविधि भी हो रहे थे और गांधी जी के भी आंदोलन चल रहे थे। तो हम जिस संदर्भ में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी संदर्भ में यदि हम बात करें तो 1857 ईस्वी के बाद अगर कोई बड़ी आंदोलन की बात अगर हम करें तो वो आंदोलन था 1905 का, जो स्वदेशी आंदोलन था।
और स्वदेशी आंदोलन का परिणाम हम लोग देख चुके थे। स्वदेशी आंदोलन में हम लोग देखे कि कांग्रेस के ही लोग जो दो ग्रुप के थे, उदारवादी लोग थे और उग्रवादी लोग थे, इसी दोनों में मतभेद हो गया था। और इसी दोनों के मतभेद की वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस में बंटवारा पड़ गया सूरत के अधिवेशन में। अच्छा, सूरत के अधिवेशन में एक तरफ बंटवारा तो पड़ा। ये सूरत की अधिवेशन हुआ कब? 1907 ईस्वी में। अब 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन हुआ, जिसमें कि कांग्रेस दो भाग में बट गया। ठीक है, कांग्रेस का दो टुकड़ा हो गया। ठीक है, दो टुकड़ा हो गया कांग्रेस का। उदारवादी का एक दल हो गया और दूसरा दल उग्रवादी का हो गया। अब यहाँ पे एक बात जानना है कि 1907 ईस्वी से पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने के लिए एक संघ का निर्माण हुआ। वो 1906 ईस्वी में हुआ। उसको हम लोग मुस्लिम लीग कहते हैं। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतर, अच्छा देख लीजिए, 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके एक संघ, एक शक्तिशाली संघ का स्थापना किया था और अंग्रेज़ों के सामने मजबूती से अपनी बात को रखता था। अब अंग्रेज क्या किया है? फूट डालो राज करो की नीति को अवलंबन किया है और उस नीति के तहत मुस्लिम भाइयों को क्या क्या है अपने पक्ष में करने के लिए वो क्या क्या उनको प्रोत्साहन दिया कि आप अपना एक पार्टी बना लीजिए, एक अपना लीग बना लीजिए। तो उनको अपने तरफ खींचने के लिए अंग्रेज अपनी चाल को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या क्या है, भारत की सौहार्द को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या, मुस्लिम लीग जैसी व्यवस्था को उन्होंने बनाने के लिए मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट किया। तो अब वो कैसे सपोर्ट किया, कब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, इससे आपको कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बेहतर होगा हम उस चीज़ को तथ्यात्मक ढंग से पढ़ें और स्लाइड के रूप में हम जाएं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है, याद रखिएगा यहाँ से फैक्ट। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी ढाका में हुआ है। संस्थापक सदस्यों में आप देखेंगे आगा खां, कौन है? आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां एवं अन्य लोगों ने मिलकर के स्थापना किया। यहाँ तो बीपीएससी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, तो याद रखिएगा ढाका में हुई। ढाका उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। ठीक है, अच्छा इसमें सहयोग देने वाला व्यक्ति कौन था? अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आचार्य, ठीक है, आर्चबोल्ट था। ठीक है, अच्छा ये आर्चबोल्ट है, समझ गए, याद रखिएगा आर्चबोल्ट। ये अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय अभी देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक प्रिंसिपल है आर्चबोल्ट। ये अंग्रेजी प्रिंसिपल है। आपको मैं पहले ही बता दिया कि अंग्रेज़ों की रणनीति है बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम के एक दल को आर्चबोल्ट ने प्रोत्साहित किया कि आप आएँ, आप अपना एक पार्टी बनाएं और आपको सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चले मेरे साथ, हम जो है तत्कालीन जो वायसराय है मिंटो, उसके पास हम ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्चबोल्ट का सहयोग था कि मुस्लिम लोगों का एक दल जो है गवर्नर अर्थात वायसराय मिंटो से मिला और मुस्लिम लीग बनाने की उन्होंने जो बात कही तो उन्होंने स्वीकार किया और कहा आप अपने इंटरेस्ट के लिए ये बना सकते हैं। वस्तुतः अंग्रेज ऐसा ही चाहता था ताकि हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता बढ़े और अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो। तो इसी क्रम में देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना में किस अंग्रेज ने साथ दिया, तो याद रखिएगा ये अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ट। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुस्लिम लीग के कुछ उद्देश्य हैं, उसको ज़रा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए इसके उद्देश्य से प्रश्न जो है यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, इसके उद्देश्य से प्रश्न बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसके उद्देश्य को हम लोग समझें। देखिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा की भावना पैदा करना।
अभी जस्ट हम यही बोले थे कि इसका उद्देश्य में, उसके उद्देश्य को जैसे ही आप पढ़ते हैं तो ये क्लियर स्पष्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि अंग्रेज अपने पक्ष में अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मुस्लिम लीग को हेल्प किया था। यहाँ लिखा हुआ ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा भावना पैदा करना, इसका काम है। मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो बोलेंगे, गांव-गांव जा कर के अपने लोगों को बोलेंगे कि जो अंग्रेजी सरकार है वो अच्छी सरकार है, उसमें साथ दीजिए। आप सोच सकते हैं भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक वो अन्य अधिकार की रक्षा करना, यह स्वाभाविक भी है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार, अपनी रक्षा और अपनी कौम की रक्षा चाहता है, ये चाहता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, हर लोग चाहता है। तो इसमें भी इन्होंने ऐसा डिमांड किया। तीसरा पॉइंट भी इसका अच्छा है, कार्य में जहाँ तक संभव हो अन्य संप्रदाय से मित्रता का भाव रखना है। देखिए राजनीति इसी को कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, लेकिन पार्टी का मूल उद्देश्य ये स्वाभाविक रूप से होता है अपने इंटरेस्ट की पूर्ति, लेकिन अपने इंटरेस्ट की पूर्ति में किसी की क्षति नहीं होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग की भी एक प्रकार से कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा उद्देश्य था यहाँ पे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कार्य में जहाँ तक संभव हो अन्य संप्रदायों से, अन्य मुस्लिम के अलावा किसी अन्य वर्ग से कैसा भावना रखना है, मित्रता का भावना रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था कि मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग के जो उद्देश्य थे आप लोग देखें कि पहला का अंग्रेज़ों का हितैषी हो जाना, यानी अंग्रेज़ के बारे में अच्छा सोचना। दूसरा अपना हित सोचना, अपना हित तो सभी लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं। और ठीक तीसरी बात वो करते हैं कि अन्य संप्रदाय के लोग के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मित्रता रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अन्य संप्रदायों के साथ मित्रता जैसी बात मुस्लिम लीग ने किया है। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग साम्राज्यवादी विरोधी बन गया और स्वराज की मांग की। यहाँ पे एक बहुत सुंदर कंसेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वो यह है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के पक्ष में काम किया और मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग के फॉलोअर को यह बात पता था कि अंग्रेज़ उनका ओरिजिनल हितैषी है। लेकिन मात्र अभी 1906 में, अभी देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स का हिसाब कर लेते हैं आप लोग के साथ में, आप लोग को तो आता ही होगा, हम भी कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका 1906, क्या रहा 1906। 1906 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 1900 होता है 13। यही 1913 की बात कर रहा हूँ। 1913 यानी मात्र 7 साल के बाद मुस्लिम लीग को ये पता चल गया कि अंग्रेज़ मेरा हितैषी नहीं है, मेरा दुश्मन है। ये अच्छी बात था, और ये अच्छी बात था कि बड़ी जल्दी मुस्लिम लीग को ये बात समझ में आया कि ओरिजिनल दुश्मन हिंदू नहीं, ओरिजिनल दुश्मन उसके कौन थे, अंग्रेज थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग साम्राज्यवाद विरोधी बन गया, यानी अंग्रेज़ों का विरोधी बन गया वो। और अब कांग्रेस के साथ मिल करके अब वो क्या करने लगा, स्वराज की मांग रखा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखना पड़ेगा आपको कि मात्र 7 साल में मुस्लिम लीग की आंखें खुल गया। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के सपोर्टर थे, उसके प्रभाव में थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारे राष्ट्रवादी मुस्लिम थे जो कि मुस्लिम लीग से और उसके उद्देश्यों से इत्तेफाक नहीं रखता था। जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने लीग का विरोध किया, यानी मुस्लिम लीग का विरोध किया। उन्होंने अपनी पत्रिका कॉमरेड जो कि अंग्रेजी में था और हमदर्द जो कि उर्दू में था, इस पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम लीग के कार्य की आलोचना किया, मुस्लिम लीग की स्थापना एवं उद्देश्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाया। तो ये आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग का विरोध किसने किया था, तो याद रखिएगा मौलाना मोहम्मद अली ने किया। और किस पत्रिका से किया था, इसका पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमरेड किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में, और हमदर्द किस भाषा में है, उर्दू भाषा में। इस 2 पत्रिका के माध्यम से मोहम्मद अली ने मुस्लिम लीग का विरोध किया। वहीं पे मौलाना अबुल कलाम ने भी
एक उर्दू पत्रिका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उर्दू पत्रिका है, आप लोग जानते होंगे, उसका नाम है अल हिलाल। अल हिलाल उर्दू पत्रिका से इन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया। हम वस्तुतः इस बात को समझ पाए ना कि मुस्लिम लीग की स्थापना निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों के द्वारा हुआ था। इसका कतई मतलब नहीं था कि सारे मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के प्रशंसक थे, नहीं, वहाँ पे राष्ट्रवादी मुसलमान भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उसमें मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम का नाम अग्रणी है। आई होप कि मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अब हम मुजफ्फरपुर कांड के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर कांड का अगर समझो तो अगर हम इसकी तार को खंगालेंगे तो इसका तार है बंगाल के अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। मुजफ्फरपुर का एक जज है, मतलब न्यायाधीश है, जिसका नाम है किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड बहुत ही अन्यायी व्यक्ति है। ये बहुत ही र्यूड, मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से भारतीयों के लिए बहुत ही दुराचारी न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड। इसकी हत्या करने की प्लान बनती है, किंग्सफोर्ड की हत्या की प्लान बनती है। अनुशीलन समिति के 2 युवा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह काम मिलता है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों मुजफ्फरपुर आता है और किंग्सफोर्ड को जान करके उस पर बम फेंकता है। लेकिन वो जो बम है वो वस्तुतः किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर नहीं गिरता है। वो किंग्सफोर्ड को मानता है कि वो किंग्सफोर्ड की गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी किंग्सफोर्ड का रहता नहीं है। उस गाड़ी पर बेसिकली है कौन? 2 अंग्रेज महिला थी, ठीक है। तो वस्तुतः किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जो आए थे ये दोनों अपने लक्ष्य को साध नहीं पाए। इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि टारगेट जो है एग्जैक्ट प्लेस पर नहीं गया, दुविधा का प्रश्न था और वो एक्चुअली पता नहीं चल पाया कि किंग्सफोर्ड इसी गाड़ी पर था और महिला हताहत हो गई, ये बात थी। अच्छा, वहाँ पे क्या हुआ? खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और प्रफुल्ल चाकी भाग गया, ठीक है। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखे वाला पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर खुदीराम बोस को फांसी मिल गया। क्या मिला? फांसी हुआ। और खुदीराम बोस को जो फांसी हुआ, आप समझ सकते हैं कि क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र का युवा था जिसको फांसी मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और प्रफुल्ल चाकी जो है वो स्वतः अपना आत्महत्या कर लिया, ये याद रखना है आपको। तो इसमें खुदीराम बोस को क्या हुआ? इसी कांड के लिए फांसी हुआ। जो सबसे कम उम्र का फांसी पर चढ़ने वाला युवा बना, इसको कहते हैं देश प्रेम और इसको कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्र के लिए अपने को कुर्बान किया उस समय जब कह सकते हैं कि अपनी उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था। और प्रफुल्ल चाकी स्वाभिमान के लिए आत्महत्या कर लिया। तो इस प्रकार से मुजफ्फरपुर कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का जो संबंध है वो अनुशीलन समिति से है। और वो जो दोनों लड़के यहाँ पे आए और उसमें से एक खुदीराम बोस को फांसी मिला और प्रफुल्ल चाकी को क्या मिला? प्रफुल्ल चाकी खुद आत्महत्या कर लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आप उग्रवादियों के नेता के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ 3 नेता महत्वपूर्ण होता है, लाल, बाल, पाल। तो यहाँ जो बाल है ना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कई लोग बोलते हैं कि वो अलग मिट्टी के बने हुए थे। अगर पूरा दुनिया एक तरफ तो बाल गंगाधर तिलक एक तरफ। और बाल गंगाधर तिलक के अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट करके था वो बरबस ही देखे जाते थे। बाल गंगाधर तिलक ही था जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस के द्वारा फेंके गए बम को जायज़ ठहराया था। इकलौता ऐसा भारत का पत्रकार था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना साहस करे और ये बात बोले कि भारत के क्रांतिकारी यदि किसी दुष्ट अंग्रेज अधिकारी को मारता भी है, अगर उसकी हत्या भी कर देता है तो वो जायज़ है। स्वाभाविक ही था, बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट में देशद्रोह का चार्ज लगाया गया और बाल गंगाधर तिलक को इसी काम के लिए, इसी आलोचना के लिए 6 साल तक का जेल मिला। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया। और कभी कभी कहते हैं ना कि चाहे व्यक्ति विशेष को किसी भी परिस्थिति में रख दिया जाए, वो ढूंढ लेते हैं अपनी जगह को, और उसी जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कर डाली। तो ये बाल गंगाधर तिलक का भी संबंध इस घटना से था, जैसे मैंने आपको जोड़ के बताया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मुजफ्फरपुर कांड जो 1908 ईस्वी में हुआ, इसका संबंध खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक से भी था। ठीक है, आई होप कि समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। देखिए, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगे। कितने बार? 3 बार दिल्ली दरबार लगे। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लिंटन के समय में लगा, जब यहाँ का गवर्नर जनरल लिंटन था और उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। इसको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। इस दरबार में किसकी उपाधि दिया गया था? कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया था महारानी विक्टोरिया को इस दिल्ली दरबार में। ठीक है। उसके बाद 1903 ईस्वी में करजन के समय में दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया और उस समय ब्रिटेन का राजा एडवर्ड 7 था। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, जो भी कहिए, करजन ने 3 बार जो दिल्ली दरबार लगा उसमें सबसे ज़्यादा खर्च करजन ने किया था। दिल्ली के हर इलाके को सजाया था और बड़े पैमाने पर खर्च किया था। इसकी आलोचना हर जगह हुई थी। एक तरफ जहां भारत में महामारी, अकाल से लोग पीड़ित थे, उस समय दिल्ली दरबार की आयोजन करके और बेशुमार पैसे को खर्च करना कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन करजन ने बड़े पैमाने पर धन खर्च किया। इसके लिए वो आलोचना के स्वीकार भी हुए। अच्छा, यहाँ पे ये भी संजोग ऐसा था कि एडवर्ड 7 के लिए वो ऐसा काम कर रहे थे कि वो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, और परिस्थिति बस एडवर्ड 7 नहीं आए और एडवर्ड 7 का रिप्रेजेंटेटिव ही आया। ठीक है। तो अब देखिए, ये 2 तो हो गया, और तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार हुआ, ये था 1911 ईस्वी में। कब था? 1911 ईस्वी में। इस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा। और इस समय दिल्ली में कौन आया? ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंजम और उसकी पत्नी मेरी। इस बार दिल्ली दरबार को यादगार बनाने के लिए हार्डिंग द्वितीय ने बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किया। आप याद रखिएगा कि बम्बई में आप लोग जितने लोग गए होंगे, ताज होटल के जस्ट सामने में आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। आप सोचिए, उतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे वो उतरेंगे, उसके सम्मान में इतना बड़ा गेट बनाया जाएगा। आप सोच ही सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस मोड़ पर रहा होगा, और लोग भूख प्यास से जहाँ तड़प रहे हैं वहाँ पे दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है और साथ ही साथ गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो रहा है। तो प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने करवाया? तो हार्डिंग सेकेंड ने करवाया।
किस अवसर पर करवाया? तो तीसरा दिल्ली दरबार जब लगा 1911 में तब करवाया। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया? तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के लिए। तो कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आपको पता है, ये सारी बात को जब जान गए तो आपके लिए वो समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में भी हम जान गए। कुछ महत्वपूर्ण बात है दिल्ली दरबार के, वो और हम लोग देखते हैं। इस समय क्या कार्य हुआ? दिल्ली दरबार में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम स्वदेशी आंदोलन जब बता रहे थे उस समय हम बात किए थे कि स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए बढ़ चढ़ करके बातें किया था, और किसी भी सूरत में वे लोग चाहते थे कि हम लोग का जो बंटवारा हुआ है, जिस आधार पर बंटवारा हुआ है, 2 दिनों का जो बंटवारा हुआ है वो टूटना नहीं चाहिए, इसको फिर से जोड़ा जाए। ये जनता की आवाज़ थी। जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना पड़ता है, और यही चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको मालूम है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। अब बंगाल फिर से एक हो गया। उस समय 2 भाग में बंगाल को बांटा गया था। अब 1911 में जॉर्ज पंचम जी आए, उनको लेटर दिया गया होगा, और जॉर्ज पंचम कंसिडर किया कि अच्छा ठीक है, बंगाल विभाजन का जिस परिस्थिति में बंटवारा हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए इसको क्या किया जाए, रद्द माना जाए। यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण बात है। पहले इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों एक ही प्रांत हुआ करता था। 1911 में इस प्रकार से बंटवारा हो गया, बंगाल एक साइड चला गया और उड़ीसा और बिहार मिलके एक अलग प्रांत बन गया। बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया कब? 1911 ईस्वी में। इसी दिल्ली दरबार का परिणाम था। अच्छा, यहाँ पे राजवाड़े लोग बहुत सारे पार्टिसिपेट हुए थे, अपनी राजभक्ति दिखाए कि मैं राजवाड़ा अंग्रेज़ों के साथ खड़ा हूँ, कभी भी समस्या आएगा तो अंग्रेज़ का हम साथ देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ की एक और भी विशेषता है कि राजधानी जो पहले अब कोलकाता थी, 1911 ईस्वी में ये डिसीजन लिया गया कि राजधानी बनेगा अब क्या, दिल्ली। कहाँ बनेगा? दिल्ली। और अब दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया? 1912 ईस्वी में। तो जो दिल्ली दरबार है, आप देखिएगा दिल्ली दरबार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दिल्ली दरबार से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो हम एक बार दिल्ली दरबार को समराइज कर देते हैं। दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय के समय में लगाया गया, ये 1911 ईस्वी में लगाया गया। इसमें जॉर्ज पंचम और मेरी भारत आई और उसके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गया, और कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली ले गया, और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, और आज भी दिल्ली भारत की राजधानी है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट 1916। अब देखिए, लखनऊ पैक्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी था। आप जानते हैं कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के बीच में विभाजन हुआ, जिसमें उदारवादी लोग अलग हो गए और उग्रवादी लोग अलग हो गए। आप जानते हैं जब तक यूनिटी रहेगा तब तक ताकत रहेगा, जब आप टूटेंगे तो आपकी ताकत घट जाएगा। तो सूरत का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, एक प्रकार से बहुत ही घातक था, जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि उदारवादियों का एक अलग रास्ता और उग्रवादियों का अलग रास्ता, और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण एंगल था वो भी एक अलग रास्ता लेकर के चल रहा था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग भी एक प्रकार से एक अलग रास्ता से चल रहा था। ऐसे में राष्ट्रीय आंदोलन को बल नहीं मिल सकता था, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो लखनऊ का जो पैक्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लखनऊ के पैक्ट जो 1916 ईस्वी में हुआ,
जिसका रियल एम्बेसडर मोहम्मद अली जिन्ना था। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना रियल एम्बेसडर होने के कारण भी थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना उस समय कांग्रेस के भी सदस्य थे और मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। याद रखिएगा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये भी याद रखिएगा, इस समय उदारवादी भी और उग्रवादी दोनों भी एक दूसरे के समीप आ गए। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से भटके हुए रास्ते अब एक साथ हो गए थे। अब फिर से एक जबरदस्त एकता के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, और इस राष्ट्रीय आंदोलन को जो बल मिला वो लखनऊ समझौता से निकला। तो आप यहाँ देख लीजिए, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। दोनों पार्टी प्रांतीय विधायकों में धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। समझौता का सिरोधार 2 थे। अगर कांग्रेस के तरफ से देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, और मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ने मिल करके इस समझौता को अंजाम दिया और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान किया। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको नोट करने की चीज़ है। इसके पहले ही 1909 ईस्वी में आप देखेंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए 1909 में एक एक्ट आया जिसको कहते हैं मार्लो मिंटो एक्ट। क्या कहते हैं? मार्लो मिंटो एक्ट। इस एक्ट में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। क्या क्या? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, यानी कि मुस्लिम लोगों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया, चुनाव में अलग से आरक्षण दे दिया, सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया, सेपरेट निर्वाचन की बात कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसका भरपूर विरोध किया और स्वीकार नहीं किया, भारत की जनता भी स्वीकार नहीं किया था। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लखनऊ समझौता का एक बहुत ही नकारात्मक परिणाम था कि यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिल करके निर्वाचन को कालांतर में पृथक निर्वाचन की प्रणाली जो कहाँ से आया था, मार्लो मिंटो एक्ट से आया था, इसको इन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं इसको इसलिए दुर्भाग्य कहता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग के नेता समझौता करके चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया, कोई संदेह नहीं। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके अंग्रेज़ों के सामने स्वराज का प्रस्ताव रखा, कोई समस्या नहीं था। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। संभवतः अगर ये दोनों मिल करके, या कांग्रेस भी अगर इस बात पर अड़ जाता कि सांप्रदायिक की जो चुनाव की बात है उसको हटा दिया जाए, तो उस समय कांग्रेस से बड़ा कोई नेता नहीं था, कांग्रेस से बड़ा कोई दल नहीं था, और बिना कांग्रेस के सहमति से ये कानूनन लागू नहीं हो सकता था। तो ऐसे में कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को दोनों को फूंक करके इसके परिणाम को सोचना चाहिए था कि सांप्रदायिकता जैसी जो बात है, अलग से जो इलेक्शन की बात है, चुनाव की बात है, आज न कल कभी न कभी मतभेद पैदा कर देगा। तो इस बात को जो स्वीकार कर लिया गया दोनों के द्वारा, कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई के लिए वो तो हमारे साथ ही है, तो चलिए अलग से निर्वाचन भी होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम लीग भी इसको ऐसे ही स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जो बाद में मतभेद का सबसे बड़ा कारण हुआ। और अगर हम नट सेल में कह दें तो ये सिर्फ मतभेद का कारण नहीं हुआ, आज जो भारत पाकिस्तान बटा, यहीं से बीज शुरू हुआ। हम कह सकते हैं कि लखनऊ समझौता में ही ये बीज बोया जा चुका था, और उसी समय जब सेपरेट इलेक्टोरल का मांग को स्वीकार कर लिया कांग्रेस के द्वारा,
तो वस्तुतः हम कह सकते थे कि ये बहुत बड़ा भूल था, जिसका परिणाम था आगे चल कर के आप देखेंगे कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता का विकास हो जाएगा। 1932 ईस्वी तक विकास हो जाएगा। 1930 और 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग उठने लगा और अंत में 14 अगस्त को पाकिस्तान राज्य का उदय हो गया। तो यहीं से उसका स्टार्ट हुआ। तो इसलिए ये बहुत बड़ा भूल था, मैंने आपको क्लियर किया और आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे कि ये भूल क्यों था और कैसे था। ठीक है, अच्छा, ये तो जैसे ही लखनऊ समझौता हुआ तो बल मिला और इन्होंने क्या मांग किया? स्वराज की मांग किया। क्या मांग किया? स्वराज की मांग किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लखनऊ की समझौता हिंदू मुस्लिम एकता, कांग्रेस मुस्लिम लीग एकता, उदारवादी और उग्रवादी एकता सबको एक साथ लेके आया था, राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान किया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल मिला, होम रूल को भी बल मिला। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग होम रूल आंदोलन ही देखेंगे। देखिए, इसके बहुत सारे उदारवादी और उग्रवादी में मिलाप हो गया। ये सब तो चीज़ हम बता ही दिए कि उग्रवादी और उदारवादी लोग एक मंच पर आ गए लखनऊ समझौता से। और ये भी बता दिए जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर था, क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी दोनों के वो सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को होम रूल आंदोलन के रूप में पढ़ते हैं। ये होम रूल आंदोलन बेसिकली क्या है ना, होम रूल आंदोलन का संबंध आयरलैंड से है। आयरलैंड से ही प्रभावित है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि होम रूल आंदोलन कहाँ से और किस देश से प्रभावित है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से है। आयरलैंड की एक महिला है जिसका नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का अपने पति से धर्म के मामले पर या अन्य मामले से मतभेद हो जाता है। एनी बेसेंट अपने धर्म को त्याग करके वो भारतीय दर्शन में विश्वास करने लगती है और वो भारत आ जाती है। भारत आ करके एनी बेसेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाती है। चूँकि वो आयरलैंड की है, आयरलैंड में जो आंदोलन चल रहा है होम रूल आंदोलन, वो भी अंग्रेज के खिलाफ चल रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ चल रहा था। तो वो पहले से इस बात को जानती थी। अतः भारत में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का आगाज किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि होम रूल बेसिकली क्या है। तो होम रूल बेसिकली गृह शासन है। आने जैसे कि अंग्रेज या इंग्लैंड का शासन भारत पर है, तो होम रूल का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड मेरा शासन किस हिसाब से करेगा, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का शासन भारत के द्वारा होना चाहिए। यही बात कहता है होम रूल आंदोलन, गृह स्वशासन की बात करता है। ठीक है, अच्छा, भारतीय होम रूल आंदोलन किस तर्ज पर था, तो हम तो बताए ही, आयरिश मतलब आयरलैंड से प्रभावित था। किससे था? आयरलैंड से प्रभावित था। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या मांग किया गया? होम रूल आंदोलन में मांग किया गया डोमिनियन स्टेट का। किसका मांग किया गया? डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया। याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेट, अगर जिन किन्हीं को भी डोमिनियन स्टेट समझने में दिक्कत है तो 5 से 6 मिनट का अधिराज्य पर एक मेरा वीडियो है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि यदि डोमिनियन स्टेट को आप नहीं समझते हैं तो आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं समझते हैं अच्छा से। ये बात जान लीजिएगा, आप जाके सर्च मार करके ज़रूर देख लीजिएगा डोमिनियन स्टेट वाला वीडियो। ठीक है, चलिए, भारतीय अधिराज्य की मांग किया गया और इसके जो मुख्य नेता हुए वो कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक हुए और एनी बेसेंट हुए। याद रखिएगा, होम रूल के 2 महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। यस, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी यदि स्थापना की बात करें होम रूल लीग की, तो अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने बेलगांव कर्नाटक में स्थापना किया। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया। इसकी उद्देश्य क्या था? तो स्वराज की प्राप्ति था। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तिलक का क्षेत्र जो है अगर देखा जाए तो होम रूल लीग की स्थापना जो तिलक ने की, इसकी मुख्यालय तो दिल्ली में था, लेकिन अगर इसका केंद्र देख लिया जाए तो केंद्र इसका पुणे में था। मुख्यालय
दिल्ली, और केंद्र कहाँ था, एक्टिविटी कहाँ होती थी, पूना में। महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाए गए होम रूल के एरिया में। लेकिन याद रहे कि बम्बई में नहीं है, बम्बई में एनी बेसेंट का कार्य चल रहा है, ठीक है। मध्य प्रांत, बरार और एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन है, लीग है, उसके 200 शाखाएं हैं। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मद्रास है। बाल गंगाधर तिलक का हेडक्वार्टर कहाँ था, दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर एनी बेसेंट का कहाँ, मद्रास, ठीक है। तिलक के क्षेत्र के बाहर, शेष बाहर में जहाँ जहाँ तिलक का होम रूल आंदोलन चल रहा था, उसको छोड़ करके भारत के शेष हिस्सों में एनी बेसेंट का आंदोलन चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इस आंदोलन के क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाओं का सहारा लिया। उस पत्रिका को एकदम रट के याद करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है मराठा और दूसरा है केसरी। देखिए, मराठा और केसरी, तो मराठा और केसरी किस भाषा में है, कैसे याद करिएगा, तो इसका हम एक बात बताते हैं। मराठा मराठी में नहीं है। हम क्या बोले, मराठा मराठी में नहीं है, तो किस में है, इंग्लिश में है। मराठा मराठी में नहीं है तो किस भाषा में, अंग्रेजी में। बस इतने याद रखिएगा। जब मराठा याद रहेगा अंग्रेजी में है, तो केसरी खुद ही हो जाएगा मराठी में। फिर उसी प्रकार से एनी बेसेंट का 2 पत्रिका है, एक है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, होम रूल लीग से संबंधित कुछ बातें हैं जहां से यूपीएससी प्रश्न करती है। उसमें हम देखेंगे, सचिव है जॉर्ज अरुंडले, ठीक है। पहला अध्यक्ष है जोसेफ बपिस्टा, और सर्वाधिक कार्यालय अगर होम रूल आंदोलन का पूछे तो उसका आंसर रखना है मद्रास। सर्वाधिक कार्यालय कहाँ है, मद्रास में, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड ने, आयरलैंड में सबसे पहले किसने शुरू किया था, रेडमंड ने शुरू किया था। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, और जो देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानिए कि जो लोकमान्य शब्द है ना, वो पहली बार बाल गंगाधर तिलक को इसी आंदोलन के दौरान लोगों ने दिया। अब इसी आंदोलन ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बनाया। लोकमान्य का मतलब है पूरे भारत का सर्वमान्य नेता बनाया बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन से बहुत ही गहरा रिश्ता था, ठीक है। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा हो गई कि गृह स्वशासन की व्यवस्था दी जाएगी। जिस मांग को लेकर के आंदोलन हो रहा था, वो मांग ही यदि पूरा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, स्वाभाविक रूप से वो आंदोलन समाप्त हो जाएगा। आंदोलन समाप्त हो गया। लेट अस स्टार्ट नाउ द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द टुडे, दैट इज द सांप्रदायिकता का प्रारंभ। देखिए, बेसिकली हम लोग जो बात किए ना कि यहाँ पे सांप्रदायिकता कैसे बढ़ा भारत में, तो 1906 ईस्वी से ही सांप्रदायिकता का आगाज हुआ, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसमें उस समय गति पकड़ लिया जब 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो एक्ट में मुस्लिम लोगों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का स्वीकार किया गया। और आपको हम बताए कि लखनऊ तो समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है, आप ये भी देखेंगे कि जब 1909 ईस्वी में सांप्रदायिकता का एक प्रकार से बीज अंग्रेजों ने बो दिया था, तो उस समय कुछ हिंदू संगठनों ने भी सांप्रदायिकता बढ़ाने और फैलाने का कार्य किया, जैसे हिंदू महासभा इत्यादि, ठीक है। जैसे देखिए 1922 ईस्वी में दोनों तरफ से शुद्धि आंदोलन चला, हिंदू धर्म के तरफ से शुद्धि आंदोलन चला, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम धर्म के तरफ से तंजीब और तबलीग आंदोलन चला, जिसकी ज़रूरत नहीं थी।
जिससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता में बढ़ोतरी हुआ। अच्छा, पंजाब में हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1909 ईस्वी में। इसका कहना था हम पहले हिंदू हैं, बाद में भारतीय हैं। ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ाया। इस प्रकार से और आगे चलेंगे तो 1930 ईस्वी में पहली बार, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद इकबाल अलग राष्ट्र की मांग कर दिया। जिस समय वो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहा था तो उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान राष्ट्र होगा या अन्य कोई नाम होगा, नाम के बारे में चर्चा नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस बात की चर्चा कर दिया कि भारत एक राष्ट्र नहीं रहेगा, जब आज़ाद होंगे तो दो राष्ट्र होगा, एक राष्ट्र हमारे लिए होगा। तो यह देख लीजिए, एक छोटा सा बीज था मुस्लिम लीग, एक छोटा सा प्रावधान था चुनाव में सेपरेट इलेक्टोरल, वो छोटा छोटा चीज़ अब कितना बड़ा बात हो गया। आज भारत और पाकिस्तान एक हो सकता था, एक बड़ा और शक्तिशाली देश रह सकता था, चीन की बराबरी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये छोटा सा चीज़ के लिए अभी धीरे धीरे इसमें बंटवारा आ रहा है, ठीक है। इस बात को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग अगर पूछे तो किसने किया है? चौधरी रहमत अली ने किया है। किसने किया है? चौधरी रहमत अली ने किया है, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जब कांग्रेस की सरकार ने अपने अपने प्रांतों से इस्तीफा दिया, तब उस समय मुस्लिम लीग के लोगों ने मुक्ति दिवस मना करके सांप्रदायिकता को और बढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। तो मुक्ति दिवस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है कि किस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया, ठीक है। अच्छा, लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो हुआ था 22 मार्च 1940 ईस्वी को। इस समय जिन्ना ने खुल करके प्रस्ताव उसमें मांग किया, पाकिस्तान की मांग रख दिया। याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने खुल करके पाकिस्तान पर चर्चा किया, अलग राष्ट्र की मांग किया और उसके लिए प्रस्ताव पारित भी कर लिया। और अब जिन्ना ने नारा भी दिया, अंग्रेजों को बोला बांटो और भागो, बाकी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि 1906 ईस्वी में एक छोटा सा चीज़ मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1909 ईस्वी में जो वो चुनाव की पद्धति है जिसमें सांप्रदायिकता जैसी तथ्य को लेकर के आया, अंग्रेज अपने मंशा में सफल हो पाया। हम तो यही कहेंगे कि अंग्रेज जो चाहता था वो करा लिया, और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग उसकी ओरिजिनलिटी को नहीं समझ पाया और समझने में गलती हुआ, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान का अंत में क्या हुआ, बंटवारा होना पड़ा, ठीक है। लीग का कराची अधिवेशन में इन्होंने, जिन्ना ने नारा दिया बांटो और भागो का नारा दिया। अच्छा, उसके बाद से जब संविधान सभा इत्यादि का जब निर्माण होने लगा, ठीक है, उस समय की स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। किस लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था? क्योंकि उनको अपना राष्ट्र चाहिए था, इसलिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस याद रखिएगा, पूछेगा, ठीक है। तब जाके अंत में माउंटबेटन योजना ने ये बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब इसी में हित है कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग राष्ट्रों में बांट दिया जाए, इससे खून खराबा में कमी आएगी। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग दो राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को हिंदुस्तान बना, ठीक है। तो आप लोग देखें कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता का यहाँ पे विस्तार हुआ और इसका विकास हुआ। इसी विस्तार और विकास ने भारत की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगने के साथ ही भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राष्ट्र का उदय हुआ। तो सांप्रदायिकता एक छोटी सी बात थी जिसने कि बहुत बड़ा घाव दिया, और आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में जो है, इसका मूल कारण था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सांप्रदायिकता का जन्म, और सांप्रदायिकता का जो जनक था वो अंग्रेज था, ठीक है। आई होप कि क्लास आप लोग एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।